नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश हरियाणा, जिला हिसार, उपमंडल या ब्लॉक जिसे कहते हैं नारनौद। नारनौद में एक गांव है मोहला। मोहला गांव से सवेरे सवेरे 24 जून 2024 को एक सूचना थाने पर आई कि सुंदर ब्रांच नहर की पटरी पर एक नवयुवक का शव पड़ा हुआ है और पास में उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी है। इस सूचना पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कोशिश की कि उस समय उसकी पहचान हो जाए, लेकिन थोड़ी देर में ही थाने पुलिस पे जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने बताया कि कल एक गुमशुदगी लिखी गई है, उनके घर वालों को बुलाकर पहचानवा लिया जाए, शायद ये वही गुमशुदगी वाला बच्चा न हो, क्योंकि उसकी उम्र 21 वर्ष थी। घर वाले फौरन मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, उनका बेटा अमन है, उम्र 21 साल, गांव खरेटी। पुलिस ने पंचनामा किया, पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें जो सबसे मार्के की बात थी वो ये कि उसके एक पैर की 5 उंगलियों में घिसकने के निशान थे, जैसे कॉन्स्टेंटली वो किसी सॉलिड सरफेस पर घिसकता चला जाए 5 उंगलियों में। तो उसका जो फ्लैश था वो सब बाहर हो गया था और सिर्फ जो बोन का पोर्शन है उंगलियों का वो एकाध रह गया था, वो भी धीरे धीरे उनमें से निकल गया था। पुलिस की ये समझ में आया कि ऐसा लगता है कि इसको किसी गाड़ी में बांधा गया या रखा गया और ले जाते समय इसका पैर सड़क पर घिसता रहा और दूर से आने के कारण धीरे धीरे वो पैर की वो सारी उंगलियां घिस गईं। बहरहाल पुलिस ने घर वालों से अमन का मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर की सारी जो उस दिन की कॉल हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में जब ये बात आई और ये भी आया कि 2 दिन पहले इसका मृत्यु का समय है, तो पुलिस को ये पता लगाने की ज़रूरत पड़ी कि 2 दिन पहले इसकी किससे बात हुई है, कहाँ से चला है, कहाँ इसका मोबाइल बंद हुआ है, तमाम तरह की बातें। पुलिस ने जिन लोगों से उस दिन बात हुई थी उनको फिजिकली वेरीफाई करना शुरू किया, तो अंतिम कॉल उसके मोबाइल पे जो उसके घर से बरामद हुआ, वो मोबाइल लेके गया था, लेकिन जहां बरामद हुआ जिसके पास से बरामद हुआ, आगे मैं बताऊंगा किसके पास से बरामद हुआ था, उसमें गुरुजी के नाम से एक कॉल, ये एविडेंस का पार्ट है कि गुरुजी के नाम से एक कॉल फीड थी। पुलिस ने उन गुरुजी को भी वेरीफाई करना शुरू किया, तो पता ये लगा कि ये वहीं पर एक डेरा है, जैसे हर गांव 2 गांव के बीच में साधुओं का डेरा होता है, वो डेरा गांव बछड़पर में उसकी लोकेशन भी आई थी और वो गुरुजी भी उस बछड़पर गांव में गांव के डेरे पर मिल गए। उनसे ये पूछने के लिए कि आप कैसे इसको जानते हैं, क्या आपकी बात हुई थी और उस दिन अंतिम काल आपको हुई थी तो क्या बात हुई होगी। पुलिस ने डेरे की तलाशी लेनी शुरू की।
उसी में अमन का मोबाइल फोन मिल गया। पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि कुछ न कुछ यहां गड़बड़ जरूर था। एक जो उसमें बाबा थे वो कर्नाटक के उड़ापी के रहने वाले संजय गिरी उर्फ सम्मत कुमार थे। पुलिस उनको थाने पर ले आई। पुलिस को फिर बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पुलिस पूछती रही कि ये उसकी लाश वहाँ मिली है, तुम्हारे घर में इसका मोबाइल, तुम्हारे मतलब डेरे पर इसका मोबाइल मिला है, और डेरे पर तमाम नशे के सामान मिले हैं, मॉडर्न नशे के। डेरों पे इस तरह के साधु बाबा लोगों के पास तो ज़्यादातर गांजा या बहुत हुआ तो शराब का सेवन होता है, करते हैं या कराते हैं। लेकिन वहाँ इंजेक्शन की तरह लिए जाने वाले, धुएं की तरह लिए जाने वाले तमाम मॉडर्न या आजकल के मादक द्रव्य बरामद हुए थे। पुलिस ने भी सोचा कि अगर ये कुछ बताता है तो ठीक है, नहीं जो बरामदगी इसके पास हुई है उसी में जेल भेज देंगे। थोड़ी सी आवाभगत में उसने पूरी बात बता दी। उसने ये बताया कि मेरे साथ डेरे में बनारस के विश्वनाथ उसका नाम है, और वो उसका जो वर्तमान का पता है सरसाना का जय गिरी है उर्फ देवव्रत। पुलिस ने उससे पूछा कि वो कहां मिलेगा, उसका नंबर क्या है। पुलिस ने उसको ट्रैक करना शुरू किया तो वो डेरे से पहले हांसी चला गया था और हांसी से दिल्ली जाने की फिराक में था। इसी दरमियान मदन हेड़ी के पास उसको उसकी स्कूटी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को लाया गया, आमना सामना कराया गया। तो पता ये लगा कि आसपास के गांव के तमाम नवयुवक नशे के चक्कर में उसके बाबाओं के इस डेरे पर आते थे। जिसको जिस तरह का नशा करना होता था बाबा वो नशा कराते थे, देते थे, पैसा लेते थे, और खुद भी 24 घंटे नशे में डूबे रहते थे। अब चूंकि बाबा हैं, बाबाओं का हर जगह यही हाल है कि वो गांजा या इस तरह का सेवन करते हैं, तो कभी उन पर किसी की निगाह, शंका या शक किसी का नहीं हुआ कि उनसे पूछताछ की जाए कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो। अमन भी उस रात 9 बजे तेईस जून की रात 9 बजे वो बाबा के पास बछड़ पर पे बाबा के डेरे पर पहुंच गया। इन दोनों ने बताया कि उसने पहले से ही काफ़ी शराब पी रखी थी, लेकिन उसने नशे के एक इंजेक्शन की डिमांड की कि हमें ये इंजेक्शन लेना है। बहरहाल बाबा ने पैसे लिए और वो इंजेक्शन और सिरिंज वहीं पर उसे प्रोवाइड कर दिया। उसने उसका पूरा डोज, पहले से ही शराब के नशे में धुत था, और उसका पूरा डोज, इनका कहना है दोनों बाबाओं का, दोनों अपराधियों का, कि हम लोगों ने कहा भी कि तुम पहले से नशे में, बोले नहीं शराब मैंने बहुत पी लेकिन इसमें नशा नहीं है, नशा होता तो मैं घर से मोटरसाइकिल से आपके यहाँ पहुँच ही न पाता, मुझे नशे की तलब है, मुझे फ़ौरन दीजिए, जो पैसा लेना हो पैसा लीजिए। बाबाओं ने पैसा लिया और उसने इंजेक्शन ले लिया, लगा लिया, और लगाने के बाद वहीं जमीन पर ही थोड़ी देर में लेट गया। बाबाओं का कहना है हम लोगों ने कोशिश की कि उठा के उसे वापस उसके घर भेज दिया जाए, लेकिन वो नशे में इस कदर नशे में था कि उसको अपनी जगह से हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों बाबा और अमन वहीं डेरे पर जमीन पर जो उनके सोने की जगह है वहां सो गए। संजय गिरी का कहना है कि मैं सवेरे उठा करीब 7:30 बजे,
तो मैंने देखा कि जिस हालत में हमने उसको छोड़ा था सोते हुए, ठीक उसी हालत में वहां पर मौजूद है। दोनों ने मिलकर उसको हिलाने डुलाने की कोशिश की, नब्ज पे हाथ रखा तो वो मर चुका था। दोनों ने सोचा कि अगर इसको यहाँ मरा हुआ दिखाएंगे और घर वालों को बताएंगे, पुलिस हमको उठा के ले जाएगी, हमारे यहाँ जो नशे का इतना सामान है ये बरामद करेगी और हम जेल भेज दिए जाएंगे। इस डर के कारण उसी की मोटरसाइकिल पर बीच में उसे पहले बिठाया, ले जाने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो बार बार गिरने लगा। मोटरसाइकिल चला रहा था वही संजय गिरी और पीछे उसको पकड़कर बैठा हुआ था जय गिरी। बिठा के ले जाने में जब बार बार वो खिसक रहा था, गिर रहा था, तो इन लोगों ने उसको बीच वाली सीट पर उल्टे बल उसे लिटा दिया, दोनों तरफ बैलेंस बना के, और उसके बाद वहां से चल दिए। उन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी देर बाद पैर का हिस्सा ज्यादा लटक गया और वो चलते समय सड़क पर घिसने लगा। उनका यह कहना है कि हम लोगों ने इसे सुंदर ब्रांच नहर में मैं मोटरसाइकिल के ढकेल दिया था और ये देख लिया था कि मोटरसाइकिल और ये दोनों ही डूब जाएं। उसके बाद हम लोग आए, घर को अच्छे से साफ किया और फिर आराम से अपना वहीं बने रहे, क्योंकि अगर वहाँ से भागते तो ज़रूर पुलिस को या गांव वालों को शंका हो जाती, क्योंकि अमन अक्सर रात में नशे के सिलसिले में डेरे पर आया करता था। तो पुलिस ने ये पूछा कि भाई लाश उसके किनारे कैसे आ गई और उसकी जो मोटरसाइकिल है वो ऊपर कैसे आ गई। तो हुआ उसमें यूं कि उस समय जब इन लोगों ने फेंका तो लाश तो थोड़ा पीछे की तरफ गई होगी, मोटरसाइकिल चूंकि टेढ़ी मेढ़ी होती है, तमाम फंसने के उसमें हैंडल और वो चीज़ें होती हैं, वो बहुत नीचे तक नहीं गई थी। और उसी समय नहर का पानी रिसीड होना यानी कम होना शुरू हुआ था। वहां से आने जाने वाले को किसी को ये जानकारी हुई या वहां झांका उसने तो मोटरसाइकिल पड़े होने की जानकारी हुई। उसने मोटरसाइकिल निकालकर किनारे खड़ा किया और उसे ये अंदाज हुआ, क्योंकि आसपास वहां नशे के आदी लड़कों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसको ये लगा कि नशे में कोई मैं मोटरसाइकिल के इस नहर में गिर गया। अपने दो और साथियों को बुलाकर उसने खोजा और थोड़ी ही दूर पर वो डेड बॉडी भी मिल गई। पहचानने की गरज से उस डेड बॉडी को निकाल कर बाहर पटरी पर रख दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पैरों के पांचों उंगलियां रगड़ के बिल्कुल खत्म हो गई हैं, वो डर गए और वहां से भाग गए कि इसको तो ऐसा लगता है कहीं से ला के यहाँ डाला गया है, ये शराब के नशे में खुद इसमें नहीं गिरा है। तब फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस मौके पर आई और पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल और उसकी बॉडी को देखा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बास पुलिस स्टेशन पर, थाने का नाम बास है, बास पुलिस स्टेशन पर जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तो गांव के तमाम लोग, मुअज्जिज लोग थाने पर मौजूद थे। फिर उन लोगों ने एक साथ ये शिकायत करनी शुरू की कि साहब कोई घर ऐसा यहां आसपास के गांव में नहीं बचा है जहां से लड़के शाम को डेरे पर जाकर नशे का सेवन न करते हों। हर तरह का नशा इस डेरे पर मिलता है। पुलिस ने उनसे ये पूछा, उन लोगों से, कि आपने इसकी सूचना थाने पर क्यों नहीं दी।
लोगों ने बताया कि जो हल्के के कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, इनसे हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन कभी किसी ने ना तो इनकी तलाशी ली, न इनसे पूछताछ की। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पुलिस वहां नहीं जा रही होगी, या पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की रही होगी। नशे का कारोबार ही कुछ ऐसा है, जहरीली शराब का, अवैध शराब का, स्मैक का, बाकी किसी नशे का, जो भी ये काम शुरू करता है वो बिना स्थानीय पुलिस की मिली भगत के कर ही नहीं सकता। और ये बड़े पैमाने पर उस डेरे से ये नशे का कारोबार होता रहा। लोगों ने जब इंस्पेक्टर के मुंह पर या इंस्पेक्टर के सामने या थाना पुलिस के सामने ये बात कही कि किस किस ने कितनी बार हल्के की पुलिस को या हल्के के सब इंस्पेक्टर को ये बताया है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वालों ने बस हाथ जोड़ के उन्हें थाने से जाने के लिए कहा और ये कहा कि हम इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। लोग वहां से नाराजगी में कह लें या गुस्से में कह लें, वहां से सभी लोग वापस चले गए और इन दोनों को बास पुलिस ने जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना बिल्कुल सामान्य थी, न तो इसमें जर यानी पैसे की कोई बात थी, न जोरू यानी महिला की कोई बात थी, न जमीन यानी भूमि विवाद की कोई बात थी, लेकिन हत्या हुई। विवेचना में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। मृतक का मोबाइल नंबर लिया, सब उसका डिटेल निकाला, अंतिम कॉल पे कॉल की, वहां पहुंचे, वहां उसका मोबाइल मिल गया। साबित हो गया कि लास्ट अंतिम बार वो यहीं था, यहाँ उसका मोबाइल या छीना गया या छूट गया। जो बाबा जी वहाँ पर मिले उनको बुलाया गया, थोड़ी सी आवाभगत की गई और पूरा केस खुल गया। सामान्य, अति सामान्य घटना थी। आपके मन में ये भी आ सकता है कि इतनी सामान्य घटना के लिए ये एपिसोड क्यों बनाया गया। गंभीर बात यह है कि पंजाब को नशे की वजह से उड़ता पंजाब कहा जाने लगा या अभी भी कहा जाता है। एक फिल्म भी आई उड़ता पंजाब पर, सबने देखी होगी। और यह माना जाता है कि वहां पर शुरुआत में नौजवान, फिर नशे की गिरफ्त में वहां की नौजवान लड़कियां और फिर बाकी लोग भी उसमें शामिल होते गए और लगभग पूरा पंजाब नशे में डूब गया। इसीलिए उसको उड़ता पंजाब कहते हैं। तमाम कोशिश हुई, लेकिन इसको वहां पर हो सकता है कम किया गया हो, लेकिन बंद ये कभी नहीं हो पाया। और ठीक बगल का राज्य हरियाणा नशे के इस रोग से मुक्त था, बिल्कुल मुक्त था। वो इससे भी साबित होता है कि हरियाणा के पहलवान, हरियाणा की निशानेबाज और हरियाणा की एथलीटों ने पूरे देश में नहीं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपना सिक्का जमा के रखा है और अपना दबदबा बना के रखा है। और खासकर लड़कियों ने, अभी लड़कियों में इस नशे के रोग की बात, मतलब इस तरह के क्राइम के, अपराध के की सूचनाएं अभी तक मुझे पढ़ने को नहीं मिली हैं। वो नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। और यही वजह है कि हरियाणा में गांव-गांव राइफल शूटिंग रेंजेस बन गए हैं, पिस्टल शूटिंग रेंजेस बने हुए हैं। रेसलिंग के अखाड़े में लड़के लड़कियां दोनों जोर आजमाइश, रियाज वर्जिश करते हैं और उनका जो मुख्य आहार है या खाना पीना है वो दूध, जिसके लिए हरियाणा मशहूर है। दूध और फल, बड़ी मात्रा में दूध का सेवन करते हैं और फल खाते हैं।
खाने की क्वांटिटी कम होती है, क्योंकि उससे फिटनेस पर प्रभाव पड़ता है। इधर 1-2 साल से हरियाणा में भी ये नशे का कारोबार पंजाब से निकलकर फैलने लगा है। पंजाब में तो पूरा तंत्र ही इस नशे में डूबा हुआ है, टॉप टू बॉटम। क्या राजनीतिक लोग, चाहे वो मंत्री हों, चाहे विधायक हों, और क्या पुलिस अधिकारी, चाहे वो डीजी के लिए तो नहीं कहा गया, लेकिन डीजी से नीचे के सभी अधिकारियों के बारे में अखबारों में खबरें छपती रहीं कि सब इस नशे के कारोबार को खाद पानी देते रहे और अपना हिस्सा लेते रहे। किसी को नौजवानों की, नई पीढ़ी की कोई फिक्र नहीं थी कि ये पीढ़ी कहां जा रही है, ये पीढ़ी कहां जाके रुकेगी। ये भी नहीं सोचा कि यही पीढ़ी है जो हमारे देश की नींव है, रीढ़ है। लेकिन नशे ने पंजाब को बर्बाद कर दिया और अब इसे जड़ से खत्म करने के लिए पहली बात तो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो भी टॉप टू बॉटम। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि अब वो नशे का कारोबार करने वाले ये बड़ा भारी पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप हो गया है पंजाब में। जो भी पंजाब से संबंधित हैं या जो उससे संबंधित खबरें पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसको खत्म करने के लिए एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, पुलिस की अपनी इच्छा शक्ति, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको जड़ से खत्म करने में अब बहुत समय लगेगा। इतना आसान नहीं है कि कोई नया आदमी आ जाए, कोई नया पॉलिटिकल सेटअप आ जाए, कोई नया पुलिस का सेटअप आ जाए और हफ्ते 10 दिन में इसको ख़त्म कर दे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा ये जिसको कहते हैं जड़ों तक व्यवस्थ हो गया है ये नशे का कारोबार, कि इसको इतनी जल्दी उखाड़ के फेंकना लगभग असंभव है। और अगर हरियाणा में अभी ही सब ने मिलकर इसको नहीं रोका या इसको पनपने दिया, तो अगले 5 सालों में हमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पदकों के लाले पड़ जाएंगे। यही वो यूथ है जो हमारे लिए इतना सम्मान खेल और खिलाड़ियों के माध्यम से अलग अलग खेलों में दे रहा है, क्योंकि मेहनती होते हैं, उनके नशे से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं रोका गया तो आप देख लीजिएगा अगले 5-6 सालों में लाले पड़ जाएंगे मेडल के। जो अभी भर भर के मेडल ले आते हैं इसके लाले पड़ जाएंगे। इसलिए समाज के जिम्मेदार लोगों को, खासकर पेरेंट्स को, इसके क्रय और विक्रय दोनों पर नजर रखनी होगी। जहां भी ये बेचा जाता है या बच्चे जहां से ले आते हैं या जहां से मिलने की सूचना मिलती है, उसको अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज टाल मटोल करती हैं तो समाज में यूनिटी में बड़ी ताकत होती है। अगर सब मिलके उसको उखाड़ फेंकेंगे वहां से, तो फिर दूसरा कोई वहां पर विक्रय करने की या बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको आगे आना ही होगा। अपने बच्चों पे नजर रखिए, विक्रय पे नजर रखिए, और क्रय कौन कौन करके लाता है उस पे नजर रखिए, वरना पंजाब की तरह हरियाणा को भी उड़ता हरियाणा होने में देर नहीं लगेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।